हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन द लास्ट वीडियो जो मैंने लाइव क्लास ली थी यूट्यूब के ऊपर, वहां पे मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स समझा दिए थे, सारे फॉर्मूले लिखवा दिए थे, सारी चीजें याद करा दी थी। आई होप आपने वो वीडियो देखा हुआ है। सो अगर आपने वो वीडियो देखा है तभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना इस वीडियो को वॉच करने से पहले वो वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। नाउ इफ यू आर ऑलरेडी वेरी वेल वर्स्ड विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स, देन यू डोंट हैव टू वॉच दैट वीडियो. In that case, you can practice the questions that we are doing over here. Now, the questions that I have taken over here are basically competency based questions. So, these questions are not so easy, not so straightforward. थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, but अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो इनसे मुश्किल क्वेश्चंस और कोई नहीं बन सकते फॉर योर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन. सो दिस इज द मैक्सिमम रेंज जो आपको कवर करनी है. इससे हल्के क्वेश्चंस अगर आप कर चुके हो, आप अपनी पूरी बुक एक बार लगा चुके हो, तो ये क्वेश्चंस जरूर कर लीजिएगा. दूसरी चीज, ये क्वेश्चंस करने से पहले अगर इन क्वेश्चंस की शीट आपको चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको चाहिए और आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए विद कॉन्सेप्ट्स, विद फॉर्मूलाज, तो हमारी एप्लीकेशन है महेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन, जिसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में यू विल गेट ऑल दिस स्टफ. नाउ महेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन को लॉग इन करने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करें. आप iOS को यूज करते हैं तो iOS प्लेटफॉर्म पे भी ओपन हो जाएगी, आप प्ले स्टोर पे करना चाहते हो वहां पे भी हो जाएगी, आप लैपटॉप पीसी कंप्यूटर पे करना चाहते हो वहां पे भी हो जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल है जिसमें हम लेटेस्ट अपडेट्स देते हैं, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जो ओपन टू ऑल है, जिसमें बच्चे आपस में चैट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के पेपर्स शेयर करते हैं, प्रैक्टिकल्स में कौन कौन से क्वेश्चंस कौन कौन से स्कूल्स में पूछे जा रहे हैं, ये सब शेयरिंग होती है. और ये जो स्टडी मटेरियल मैं आपको बता रहा हूं वो भी रेगुलर अपडेट होता है. वहां पे हमारे कुछ आईएससी के प्रीवियस ईयर्स टॉपर्स भी हैं जो आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, और किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट, रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैनेजमेंट, वो भी सब वहां पे आपको बताते हैं. तो अगर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप कर सकते हैं. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. इससे पहले 4 क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे. विदाउट एक्सपैंडिंग या फिर यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट. तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को अगर आप ध्यान से देखिए तो x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 4 xx ये सेम है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है. हर रो और हर कॉलम में सेम एलिमेंट्स है. तो यहां पे हम बेसिक सिंपल ऑपरेशन लगा सकते हैं. सो हमने यहां पे अगर ऑपरेशन लगाया, यहां पे अगर हमने ऑपरेशन लगाया R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, सो यहां से होगा क्या, देखिए x प्लस x दैट इज 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, नीचे आ गया x प्लस 4, x प्लस 4. नाउ एज यू कैन सी 3x प्लस 4 फर्स्ट रो में आपको हर एलिमेंट में दिखाई दे रहा है. सो यहां से 3x प्लस 4 अपन कॉमन ले सकते हैं. सो अगर हमने यहां से 3x प्लस 4 को कॉमन निकाला, वी आर लेफ्ट विद 1x 1 3x प्लस 4, सॉरी x प्लस 4, x plus 4, then x, then 1, then x, then x plus 4. Now, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है या हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है कि एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाएं और फिर उसके बाद एक्सपैंड कर दें. अब यहां पे हमको तीनों में 1 1 1 दिखाई दे गया, तो अब इसको जीरो बनाना बहुत आसान है. हमने C1 में ऑपरेशन लगाया, C1 माइनस C3. सो C1 माइनस C3 करेंगे तो इससे हो गया क्या, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, x माइनस x ये भी जीरो हो जाएगा, तो एक कॉलम में 2 जीरोस मिल जाएंगे. सो दिस इज 3x प्लस 4. ऑपरेशन लगाया C1 में 1 माइनस 1 जीरो, x माइनस x जीरो, x माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 4, ये हो गया 1 x प्लस 4 x 1 x प्लस 4. Now since we have maximum number of zeros, 2 zeros in first column, so what we'll do is first column के along expand कर देते हैं इसको. So ये आ गया 3x प्लस 4 इंटू माइनस 4 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसको. सो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस
x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 2 जार 8x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? नहीं, गलत कर दिया है, सॉरी, गलत किया है। सो ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको एलिमिनेट करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 4। सो ये प्लस जो है ये भी माइनस ही हो जाएगा जब अंदर जाएगा। सो x माइनस एक्स कट गया, माइनस 4 आ गया, माइनस 4 इंटू माइनस 4 तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स 3x प्लस 4। दिस इज योर फाइनल आंसर, यही आपका फाइनल आंसर है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। तो करना क्या है, जितने भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, अब बहुत सारे बच्चे ये लास्ट क्लास में भी पूछ रहे थे सर ये हमारे कोर्स में है कि नहीं है, डेफिनेटली है। इट इज मेंशन्ड, क्लियरली मेंशन्ड इन योर सिलेबस कि ये आपके कोर्स में है, तो इसको आपको करना ही करना है। तो यहां से इस तरीके से हमने किया और इसको सॉल्व कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए a माइनस बी माइनस सी, बी माइनस सी माइनस ए। अब देखो अगर यहां पे भी देखो तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी, हर जगह एक ही कुछ कुछ ए बी सी दिख रहा है। सो यहां पे भी हम वही ऑपरेशन लगा देते हैं। क्या ऑपरेशन लगाते हैं, R1 में लगा देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। सो इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपको डायरेक्टली ऐड करना है। तो अगर इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी 2b 2c, ये आ जाएगा क्या 2a माइनस ए, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बी माइनस सी माइनस ए 2c, देन a प्लस बी प्लस सी 2b c माइनस ए माइनस बी, राइट? सो अगेन a प्लस बी प्लस सी, ये वही सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था, हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी यहां से कॉमन लिया, देन हमने अंदर 3 1 बना लिए। फिर अब इन 3 1 को जीरो करने के लिए सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, ऑपरेशन लगा दीजिए और फाइनल आंसर एक्सपैंड करके निकाल लीजिए। सो कोई बहुत बड़ी टेढ़ी खीर नहीं है, हर क्वेश्चन में अगर आप देखें यहाँ पे तो यही सेम चीज करनी है। अब 2 0 बनाने के लिए फिर से वही ऑपरेशन लगा दीजिए, क्या C1 में लगा दीजिए C1 माइनस C3। सो 2 0 बन जाएंगे यहाँ से। सो a प्लस बी प्लस सी बाहर है, यहाँ पे बन गया 0 0 2c माइनस सी करेंगे तो ये आ जाएगा c माइनस ए माइनस बी, सॉरी ये प्लस हो जाएगा। सो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये हो जाएगा 1 b माइनस सी माइनस ए 2c 1 2b c माइनस ए माइनस बी, राइट? अब a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे जो है इसको भी बाहर ले सकते हैं, यहाँ पे तो 0 ही है तो a प्लस बी प्लस सी और बाहर हो जाएगा। सो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा। सो ये बचा 0 0 1 1 b माइनस सी माइनस ए 2c 1 2b c माइनस ए माइनस बी। अब ये 1 के अलॉन्ग अगर एक्सपैंड करते हैं, दैट इज फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग अगर एक्सपैंड करते हैं तो ये तो 0 है, डायरेक्ट 1 पे आ जाइए। ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको एलिमिनेट किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू 2b माइनस बी माइनस सी माइनस ए। सो 2b माइनस बी हो जाएगा b प्लस बी, सो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी ये भी आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो द फाइनल आंसर इज a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो देखिए भाई, हर क्वेश्चन करने का ऑलमोस्ट एक ही तरीका है, बस अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से करना है। अब ये तरीका आपको कैसे समझ में आएगा, ये तरीका आपको समझ में आएगा जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, राइट? सो अलग अलग क्वेश्चंस को अप्रोच क्या होगा करने का वो मैं आपको बता रहा हूं, वही मैं आपको सिखा रहा हूं, और वो आप जितनी ज्यादा खुद प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आए तो ये टेढ़े हैं पर मेरे हैं, कर सकते हैं, टेढ़े हैं पर कर सकते हैं, लेकिन ये वही बच्चे कर सकते हैं जो एक बार इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चंस को कर चुके हैं। अब देखिए यहां पे हो क्या रहा है। सो फर्स्ट रो में वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड वाई प्लस जेड दे दिया, कुछ कॉमन नहीं आएगा। कॉलम वाइज देखिए, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां से भी कुछ कॉमन नहीं आएगा। सो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे कुछ कॉमन रो या कॉलम से नहीं आ रहा है तो यहां पे हम एक जुगाड़ करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं रो वाइज और कॉमन लेते हैं कॉलम वाइज। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं रो में मल्टीप्लाई कराओ, कॉलम से खींचो, रो में डालो कॉलम से खींचो, रो में डालो कॉलम से खींचो, ठीक है? सो रो में डालना है और कॉलम से खींच लेना है। तो कैसे करेंगे भाई, रो में हमने मल्टीप्लाई किया, सो फर्स्ट रो में हमने मल्टीप्लाई किया बाय x, सेकंड रो में हमने मल्टीप्लाई किया बाय y एंड थर्ड रो में हमने मल्टीप्लाई किया बाय
जेड। सो अब खुद से मल्टीप्लाई किया है, खुद से मल्टीप्लाई किया है तो भाई डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन की वैल्यू वही रहेगी, राइट। सो खुद से मल्टीप्लाई किया है एक्स वाई जेड, तो खुद से हम लोग एक्स वाई जेड से डिवाइड भी कर देते हैं। सो 1 अपॉन एक्स वाई जेड लिखा, 1 अपॉन एक्स वाई जेड मतलब वही डिवाइड। अब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई, ये जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एक्स वाई जेड एक्स जेड वाई जेड, ठीक। सो ये हमने यहां से किया। अब यहां से करने से फायदा क्या हुआ, देखिए फायदा ये हुआ कि हम फर्स्ट कॉलम से एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हैं, सेकंड कॉलम से एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से हम कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं। सो हमने रो में मल्टीप्लाई किया, अब कॉलम से अगर बाहर निकालें, सो यहां से एक्स वाई जेड एक बाहर निकाला, सो ये हो गया एक्स वाई जेड, एक एक्स वाई जेड सेकेंड कॉलम से बाहर निकाला, सो ये हो गया एक्स वाई जेड, नीचे एक्स वाई जेड ऑलरेडी था, सो एक ही एक्स वाई जेड से एक एक्स वाई जेड कैंसिल आउट हो गया। अब यहां अगर एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां बचा वाई जेड, यहां बचा एक्स जेड, यहां बचा एक्स वाई, राइट। यहां बचा 1 1 1, यहां बचा एक्स वाई प्लस एक्स जेड वाई जेड प्लस एक्स वाई एक्स जेड प्लस वाई जेड, ये बचा यहां से, राइट। अब क्या कर सकते हैं, देखिए सॉल्व करने के लिए ये 3 1 बन गए, अब 2 0 बना लीजिए। सो 2 0 बनाने के लिए हमने क्या ऑपरेशन लगाया, हमने लगाया R1 में R1 माइनस R3 एंड R2 में भी लगाया R2 माइनस R3। सो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 मिल जाएगा, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 मिल जाएगा, तो ये 0 बना रहे हैं, बाकी अपने आप क्या होता जा रहा है वो होता जाएगा। सो एक्स वाई जेड माइनस करेंगे यहां से तो क्या आ जाएगा, अगर y कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा z माइनस एक्स, ये हो गया 0, इन दोनों को माइनस करेंगे तो एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई जेड, वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस वाई, ठीक है। सो मैंने यहां पे इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया है, आपको नहीं समझ में आया कैसे सब्ट्रैक्ट हुआ, आप खुद लिख लिख के करो, एक एक टर्म करो, यही आंसर आएगा, ठीक है। मैंने माइंड में कर लिया है। एक्स जेड एक्स वाई में से अगर एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा जेड माइनस वाई, ये हो गया 0, यहां पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स जेड, एक्स कॉमन लेंगे तो आ जाएगा वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, ये आ गया एक्स वाई, ये आ गया 1, ये आ गया एक्स जेड प्लस वाई जेड, राइट। सो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, एक पर्टिकुलर कॉलम में 2 0 बना लिए, टेंशन फ्री हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहां से, सो देखिए यहां से अगर हमने y कॉमन लिया था, यहां मैंने कुछ गलती की है, यहां पे एक्स वाई कट गया, एक्स जेड और वाई जेड, अगर सॉरी यहां से माइनस किया था, एक्स वाई एक्स जेड से एक्स जेड कट गया, वाई जेड था, सो अगर यहाँ से y कॉमन लिया तो x माइनस जेड बचा, x माइनस जेड बचा, यहाँ मैंने गलती की है, यहाँ पे बचा x माइनस जेड, ठीक, x माइनस जेड बचा। अब x माइनस जेड y माइनस जेड अगर यहाँ पे देखिए इसको कॉमन ले लिया जाए, सो मैंने x y z के साथ साथ फर्स्ट रो से कॉमन निकाला x माइनस जेड, सेकेंड रो से कॉमन निकाला y माइनस जेड, तो यहां पे अब मेरे पास क्या बचा, सो मेरे पास यहां पे बचा, देखिए x माइनस जेड कॉमन निकाला है, तो x माइनस जेड कैसे बनेगा, अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस जेड, यहां पे भी अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा y माइनस जेड, तो y माइनस जेड आ गया, माइनस कॉमन लिया, दैट्स इट। सो ये हो गया माइनस वाई माइनस एक्स वाई 0 0 1 y x एंड एक्स जेड प्लस वाई जेड, ये बचा। अब देखो इसको सॉल्व करना हो गया बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, क्यों, क्योंकि 2 0 तो हमको कॉलम 2 में मिल रहे हैं, नाउ वी कैन एक्सपैंड अलोंग कॉलम 2, अगर कॉलम 2 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो ये हो गया प्लस माइनस, सो 1 के ऊपर माइनस का साइन आ रहा है, राइट। सो हमने लिखा -1 और ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड किया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -xy प्लस xy, राइट,
क्योंकि माइनस एक्स वाई था और माइनस आ जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, सो ये जीरो ही हो जाएगा। सो फाइनल आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया एक्स वाई जेड, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड। दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर नहीं क्लियर है तो फिर से थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिए। किया कुछ भी नहीं, एक्स वाई जेड हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो में एक्स से, सेकंड रो में वाई से, थर्ड रो में जेड से। फिर हमने फर्स्ट रो कॉलम से कॉमन लिया एक्स वाई जेड, सेकंड कॉलम से कॉमन लिया एक्स वाई जेड, फिर हमने दो जीरो बनाने की कोशिश की और फिर एक्सपैंड कर दिया। सो दिस इज द अप्रोच टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसी तरीके से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तभी आपका फाइनल आंसर आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। क्लियर है भाई? अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमको ये जीरो के बराबर बताना था भाई। दिस इज इक्वल्स टू जीरो। वही मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। माइनस वन इंटू ज़ीरो, सो ये बाहर था, इसको हमने पूरे को एक्सपैंड किया तो ये जीरो आ गया। हाँ भाई, आंसर तो जीरो आ गया ना। फाइनल आंसर ये नहीं है, आंसर जीरो है। कैसे? देखिए ये जीरो हो गया, यहाँ से जीरो इंटू माइनस वन, जीरो, जीरो इंटू समथिंग, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। सो फाइनल आंसर जीरो आ रहा है, जो हमको प्रूफ करना था दैट दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो जीरो के बराबर प्रूफ करना था, जीरो के बराबर आ गया। जब हमने फाइनली एक्सपैंड किया, पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई। जीरो इंटू समथिंग इज ऑलवेज जीरो, तो इसलिए आंसर आ गया जीरो के बराबर। ठीक है, प्लीज नोट दिस डाउन, देन विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बॉस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, 4 एक्स वाई जेड दिया है। आसान क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चंस की हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। क्या करना है भाई? सिंपल सा ऑपरेशन लगाइए। R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, सारी रोज को ऐड कर लीजिए। सो क्या बन जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2Z प्लस 2Y, ये बन जाएगा 2Z प्लस 2X, ये बन जाएगा 2Y प्लस 2X। सो ये बन जाएगा Z Y Z प्लस X X X X प्लस Y। राइट, अब क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन निकाल लीजिए पहली रो से। तो अगर पहली रो से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? तो देखिए पहली रो से अगर 2 कॉमन निकाल लें, 2 बाहर निकाल लें, तो ये सब 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से बेसिकली। ठीक, अब आप निकाल के देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ। अब क्या बचा? Z प्लस Y। ठीक है, तो क्या करो, इन दोनों को ऐड करो और इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। Z प्लस Y सब्ट्रैक्ट कर दो, Z प्लस एक्स आ रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या करते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन लगा लेते हैं। R1 में R1 माइनस R2। सो देखते हैं क्या आ रहा है। R1 माइनस R2, Z माइनस Z करेंगे तो ये बचेगा Y Z Y। Z प्लस एक्स पे से Z प्लस एक्स माइनस किया, जीरो आ गया। यहाँ पे बचा Z प्लस एक्स, यहाँ पे बचा X, X माइनस कर देंगे, बचा Y X X प्लस Y। ठीक है, सो ये इस तरीके से आ गया। और बाहर क्या आ गया? बाहर आ रहा था हमारा 2। अच्छा, और कोई जीरो बनाया जा सकता है इजीली? क्या जीरो बनाया जा सकता है इजीली? एक और तरीके से। कैसे? हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। तो C1 में अगर ऑपरेशन लगा दें, C1 माइनस C3, 2 बाहर ही था, Y माइनस वाई जीरो हो गया, ये हो गया Z माइनस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया जीरो, Z प्लस एक्स X Y X X प्लस Y। Now since we have 2 zeros in the first row, we can expand through the first row. तो first row से expand करेंगे। So ये वाला प्लस माइनस प्लस y आ जाएगा। सो ये हो गया 2y इंटू, अब यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ZX माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ZX। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया? 2y इंटू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2ZX। ओके, सो 2 अगर और कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 4y इंटू सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ZX प्लस ZX क्या हो गया? 2ZX। ठीक, सो ये हो गया 2ZX। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके आ गया 2XYZ और 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, तो ये हो गया 4XYZ। हेंस प्रूफ, तो जो हमको प्रूफ करना था, जो RHS था, वही हमारा आंसर आ गया। राइट, सो इस तरीके के क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी ऐसी टेढ़ी खीर नहीं है, सीधे सीधे करोगे, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। ठीक,
चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस ए माइनस 1 का होल क्यूब। भाई ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। कॉलम 3 में सारे के सारे 1 दे दिए हैं, क्या करो इनको सबट्रैक्ट करके 0 के बराबर बना लो, 2 1 0 हो जाएंगे, फिर एक्सपैंड कर दो। सो बेसिक सा अगर हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R3, R2 में ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R3, तो बहुत ही सिंपली इजीली आराम से 2 0 बन गए, एक्सपैंड कर दीजिए RHS आ जाएगा। चिंटू क्वेश्चन है, इसको खुद कर लीजिएगा, खुद को करके बुलंद इतना खुद कर लो, राइट। सो प्लीज डू इट योरसेल्फ और आ जाएगा RHS के बराबर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये है बढ़िया क्वेश्चन, इसको कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, CBQ। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, देन प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। नाउ हाउ टू प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0? सो भाई इसके लिए क्या करते हैं, अब इसके लिए 0 0 बनाना तो इजी नहीं है, हमको ये प्रूव करना है कि ये सब 0 के बराबर है। तो इसके लिए हम करते हैं, हम इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर देते हैं अलोंग R1। सो अगर अलोंग R1 एक्सपैंड करेंगे तो यहां मैंने लिख के दिखा दिया, एक्सपैंडिंग अलोंग R1। सो R1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो ये हो गया 1 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ओके, प्लस माइनस माइनस कॉस सी इंटू ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया कॉस सी माइनस कॉस ए कॉस बी, फिर प्लस कॉस बी इंटू कॉस बी जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है, तो ये हो गया कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस कॉस बी। सो यहाँ पे हमने बेसिक एक्सपेंशन लगाया, डायरेक्ट एक्सपैंड कर दिया फर्स्ट रो के अलोंग। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के। सो दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी। सो सबको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अब मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ पे कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी ऐड हो रहा है। सो ये हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, राइट। सो ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, राइट। अब देखिए कॉस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी है, ऐसा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। आपने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला बराबर होता था कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। सो भाई 11th के ट्रिगो के फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में यही पुराने फॉर्मूले अप्लाई हो रहे होते हैं, इसीलिए इसको कॉम्पिटेंसी कह देते हैं कि भाई 11वीं का भी देखो तुमको याद होना चाहिए, राइट। सो ये फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो यहां से ये क्या आ जाएगा, देखिए। सो यहां से ये आ जाएगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, शायद थोड़ा सा नीचे है, हाँ अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा, ओके। सो यहां पे अब हमने क्या किया, अगर यहां से हम माइनस साइन कॉमन ले लें, -1 अगर बाहर ले लें तो क्या बचेगा, ये बचेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला बनाने के लिए, प्लस कॉस स्क्वायर सी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, राइट। तो यहां पे हमने ये लगाया। अब -1 इंटू अंदर फॉर्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, मल्टीप्लाई किया, प्लस कॉस सी अगर कॉमन ले लें इन दोनों में से तो क्या बचेगा, ये बचेगा कॉस सी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक। सो यहां से हमने क्या किया, इन दोनों में से कॉस सी कॉमन ले लिया और यहां पे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सो यहां तक हमारा ये आंसर आ गया, ठीक। भाई थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है तो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब देखिए कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो सकती है। सो हमको दिया है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सो ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस सी के बराबर। सो अगर हमको कॉस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगी कॉस ऑफ माइनस सी, कॉस ऑफ माइनस थीटा 11th में पढ़ा था किसके बराबर होता है, कॉस थीटा।
कॉस सी के बराबर, मैंने आपको आईटीएफ में भी बताया था वही सेम कॉन्सेप्ट, तो ये कॉस सी के बराबर हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस सी। अब देखिए अगर यहां पे हम कॉस सी लिख सकते हैं तो यहां पे भी कॉस सी है, यहां पे भी कॉस सी है, टोटल में से कॉस सी कॉमन ले लें। सो माइनस ऑफ कॉस सी अगर कॉमन लिया, क्योंकि -1 बाहर था, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस सी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो दिक्कत क्या आएगी, अब दिक्कत यहां पे आएगी कि भाई ये तो कॉस ए माइनस बी हो गया, ये 2 कॉस ए कॉस बी दिया है और कॉस सी दिया है, अब क्या किया जाए। सो अब करना क्या है, ये जो कॉस ए माइनस बी है ना, इसको एक्सपैंड कर देते हैं अगेन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए माइनस बी विच इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूले से इसको एक्सपैंड करते हैं यहाँ पे। सो इसको अगर यहाँ पे एक्सपैंड किया जाए तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस कॉस सी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी। सो दोबारा से फॉर्मूला लगा के इसको ओपन अप किया है। अब यहां पे देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ए कॉस बी आएगा, राइट। सो माइनस कॉस सी यहां से आया माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस कॉस सी, ये आया। ठीक, अब साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला नहीं होता, वेयर एज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है। तो हम यहां से फिर से इस माइनस को अगर कॉमन ले ले बाहर तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस कॉस सी, अंदर बचा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस कॉस सी, राइट। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी का, राइट। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी। तो बाहर है कॉस सी, अंदर आया कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस सी। अगेन कॉस ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर है, सो कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस सी के बराबर है। सो इस ए प्लस बी की जगह लिख सकते हैं कॉस सी। सो कॉस सी इंटू कॉस सी माइनस कॉस सी। सो कॉस सी से कॉस सी कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। सो फाइनल आंसर आ गया 0, हेंस प्रूव्ड। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने ये क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस किया है। सो यहां पे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चंस को तो करना ही करना है भाई। तो एक्सपैंड करते चले गए, प्रॉपर्टीज लगाते चले गए, फॉर्मूले यूज करते चले गए। सो अब ये क्वेश्चन किनको मुश्किल लगता है, ये क्वेश्चन उनको मुश्किल लगता है जिनको 11th में ट्रिगो मुश्किल लगती थी। अब ये 11th की ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो 11th के ट्रिगो के फॉर्मूले अगर नहीं याद होंगे सो यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स है चिंटू, लेकिन अगर इसको ट्रिगो से रिलेट कर दिया, 11 से रिलेट कर दिया, तो वहां जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो हिल जाते हैं, राइट। सो नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन को दोबारा से पीछे करो, रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, 2 बार 3 बार देखो, लेकिन इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना। ये बेहतरीन CBQ क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो इसलिए इसको जरूर देखिए, अच्छे से करिए। चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन एंड देन वील बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ ए आर दिस देन प्रूव दैट दिस। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है सर एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। सो अगर एक ट्रायंगल ABC है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो और लेंथ A के बराबर हो, A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x2 y2 एंड C के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x3 y3, तो हमको बताना है कि ये डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a की पावर 4 अपॉन 4। अब ये अगर आप देखिए x1 y1, x2 y2, x3 y3 1 1 1, ये क्या याद दिला रहा है, सो ये याद दिला रहा है एक ऐसा टॉपिक जो हमारे कोर्स में है विच इज एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है यूजिंग डिटर्मिनेंट हाफ ऑफ
पहले वाले के कोऑर्डिनेट्स तो x1 y1, दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, तीसरे वाले के कोऑर्डिनेट x3 y3 और लास्ट में 1 1 1। ये होता है फॉर्मूला किसका? ये होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, राइट। सो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल को लिखा जाए तो इस तरीके से कुछ आएगा, नो प्रॉब्लम। अब क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है विद लेंथ a दिया है, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ लेंथ a ये होता है √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। सो √3/4 a स्क्वायर इसका एरिया होता है जिसकी लेंथ a के बराबर दी है, एक साइड a के बराबर है। सो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा √3/4 a स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 3/a⁴/4 और ये आ रहा है, ये जो क्वाड्रेंट ये जो आ रहा है ये किसके फॉर्म में आ रहा है? ये स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। अब अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? देखो पहले ये 2 से ये 2 को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे अगर अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 टोटल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू RHS का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a⁴। सो ये आ गया जो हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। देन दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये प्रूफ करना था तो यहां पे ये प्रूफ हमने कर लिया है। तो देखो ये जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़े से टेढ़े होते हैं क्योंकि इसमें वही करना है जो करना है, इसमें आप अपने हिसाब से आएं बाएं दाएं नहीं घुमा सकते, आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है, वही रूट फॉलो करना है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन, देन वील बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि ये जो हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी है ये 0 के बराबर दिया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे एंड देन वील बी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। सो इसके लिए 0 बनाने के लिए हमने इन दोनों कॉलम्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके एक 0 बन रहा है। अब इससे ज्यादा 0 बनाने की हिम्मत नहीं है, मतलब लेंदी है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं हो रहा, कोई बात नहीं भाई, डायरेक्ट एक्सपैंड कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब अगर इसको डायरेक्ट एक्सपैंड करें, सो लेट्स से अगर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करें तो ये तो 0 0 ही हो जाएगा। सेकंड से करेंगे तो आ जाएगा -1, अब ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको हटाया तो 7 2 14 -14 cos 2 थीटा, देन प्लस साइन 3 थीटा। अब साइन 3 थीटा जिस कॉलम में आ रहा है 7 7 49 माइनस 4 3 42, राइट। 4 3 12, 1 3 1 3 एंड 1 4 42, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 14 cos 2 थीटा माइनस 14, 49 माइनस 42 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गए 7, तो ये हो गया प्लस 7 साइन 3 थीटा, राइट। अब देखिए यहां से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, हाँ अगर हम 7 कॉमन निकाल लें तो यहां से अगर हम 7 कॉमन निकाल लें तो 7 कॉमन निकालने पे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 2 cos 2 थीटा माइनस 2 प्लस साइन 3 थीटा, राइट, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो इस पूरे को कॉस में कन्वर्ट कर लें या इस पूरे को साइन में कन्वर्ट कर लें। अब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में होता है तो पूरे को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस साइन 3 थीटा की वैल्यू होती है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, राइट, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, राइट। 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, ये माइनस में बचा, ओके। अगर हम माइनस कॉमन ले लें सो -7 बाहर निकाल दिया, अब क्या बचा, सो अब बचा, अब देखो साइन थीटा भी बाहर निकाल सकते हैं, सो हमने यहाँ से -7 साइन थीटा अगर बाहर निकाल दिया तो क्या बचा यहाँ से, तो यहाँ पे बचा 4 साइन थीटा, ये पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, सो इसको लिख लेंगे, माइनस लिया तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस था, माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस
प्लस 4 साइन थीटा -3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। सो ये बचा हमारे पास, राइट। अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है, राइट। सो या तो ये 0 के बराबर है या ये क्वाड्रेटिक पार्ट 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू अगर हम 0 से इक्वेट कर दें तो थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री आ जाएगी या फिर अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो n पाई के फॉर्म में आ जाएगी। सो या तो 0 डिग्री या n पाई, क्योंकि यहां दिया नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में है, कोई बात नहीं। सेकंड पार्ट को अगर सॉल्व करें ये वाले पार्ट को तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, आपको दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी -b की वैल्यू है 4 प्लस माइनस √b², यानी 4 का स्क्वायर ये हो गया 16 -4ac, सो 4 4 16, 16 इंटू 3 6 3 48, सो प्लस 48 अपॉन 8, राइट। अब इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से आ गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू -4 प्लस -8 भाई 56 हो गया, 64 64 64 का √8 हो गया, सो 8/8। सो यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी -4 -8/8, सो -4 -8 यानी -12/8, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी अगर प्लस लेंगे तो ये आ जाएगा 4/8 दैट इज 1/2। -12/8 अगर इसको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा -4 से कैंसिल किया 3/2, माइनस का 3/2, ठीक। सो साइन थीटा या तो माइनस का 3/2 के बराबर है या 1/2 के बराबर है। अब अगर यहां से साइन थीटा को हमने 1/2 से इक्वेट किया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/6 दैट इज 30 डिग्री। 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2 के बराबर होता है, राइट। या अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, n पाई -1 की पावर n प्लस π/6, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपने 11th में लिखना सीखा था, राइट। अब दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू -3/2। अब देखो आपको पता है, बचपन में ही पता है, ITF में भी मैंने बताया था कि साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहती है। सो ये -3/2 का मतलब है -1.5। क्या साइन थीटा कभी -1.5 के बराबर हो सकता है? भाई साइन की औकात ही -1 से 1 के बीच में है, तो 1.5 कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे पास दो ही आंसर आए, या तो ये 0 या n पाई के बराबर है, या π/6 n पाई -1 की पावर n प्लस π/6 के बराबर है। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू सही है, ठीक है। सो बढ़िया क्वेश्चन है, अगेन इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को करिए, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। चलिए भाई, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखते हैं। अगेन एक बढ़िया क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस एनडीए में भी आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है अगर A1 A2 A3 अप टू AR ये सब जीपी में है तो प्रूफ करो कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसमें आर कहीं नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है। अब कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, तो भाई जीपी याद है आपको, जीपी में क्या होता था कि अगर हमको टर्म्स दिए होते थे, ए दूसरा टर्म होता था AR, तीसरा टर्म होता था AR² अप टू AR की पावर n-1, इस तरीके से हम टर्म्स लिखते थे जीपी में, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म, R इज द कॉमन रेशियो। सो जो इस तरीके के टर्म्स होते थे ना, 2 4 8 16 32, ये जो टर्म्स होते हैं ये जीपी में होते हैं। इसमें सक्सेसिव टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म, बाद वाला टर्म अपॉन पहले वाला टर्म का जो रेशियो होता है वो हर केस में सेम होता है। 4/2 करेंगे तो 2 आएगा, 8/4 करेंगे तो भी 2 आएगा, 16/8 करेंगे तो भी 2 आएगा, 32/16 करेंगे तो भी 2 आएगा, विच इज नोन एज द कॉमन रेशियो। आई होप मैंने आपको बेसिक्स बता दिए, राइट। तो अगर हमने इसके फर्स्ट टर्म को लेट्स से मान लिया a के बराबर, एंड जो कॉमन रेशियो है इसको मान लिया लेट्स से कैपिटल R के बराबर, तो जो इसका nth टर्म होता है वो होता है किसके बराबर, कैपिटल AR की पावर n-1, ये होता है इसका जनरल टर्म, ठीक है। अब यहां पे हमको AR+1 दिया है, AR+1 मतलब AR इसके टर्म्स हैं, AR इसका rth टर्म है, ठीक। तो AR+1 किसके बराबर होगा, सो AR+1 की अगर अपन वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म AR,
r प्लस वन, देखो क्या होता है, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस वन होता है, मतलब यहाँ पे नीचे जो भी टर्म है यहाँ पे उसका एक कम टर्म है। तो यहाँ पे अगर r प्लस वन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा r, यहाँ पे r प्लस फाइव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r प्लस फोर, यहाँ पे r प्लस नाइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r प्लस एट। सिमिलरली नीचे a r प्लस सिक्स, a r प्लस टेन, a r प्लस फोर्टीन, a r प्लस टेन, a r प्लस सिक्सटीन एंड a r प्लस 20। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं ऐसे भी आर बनाता हूँ, ऐसे भी आर बनाता हूँ, दोनों ही तरीके हैं, जो तरीका अच्छा लगता है वो कर लेता हूँ। ठीक है, सो आर बनाने के तरीके सेम ही हैं, करने का तरीका यही है। आर ऐसे भी लिखता हूँ, मैं ऐसे भी लिखता हूँ, तो परेशानी मत आ जाइएगा, सेम ही चीज़ है, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे पावर कैपिटल आर आर में दिया था, इसलिए हमने कॉमन रेशियो कैपिटल आर से अलग से रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, इसकी अगर अपने को वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं? ओके, तो यहां से देखो एक जुगाड़ कर सकते हैं। क्या जुगाड़ कर सकते हैं? ए आर की पावर आर, ये सबसे छोटा टर्म है इन तीनों टर्म्स में से, तो यहां से ए आर की पावर आर निकाल लें। सिमिलरली ये भी सबसे छोटा टर्म है इन तीनों टर्म्स में, सिमिलरली ये भी सबसे छोटा टर्म है इन तीनों टर्म्स में। तो फर्स्ट रो से ये बाहर निकाल लें, सेकेंड रो से ये बाहर निकाल लें, थर्ड रो से ये बाहर निकाल लें। अगर बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा ए आर की पावर आर इंटू ए आर की पावर आर प्लस सिक्स इंटू ए आर की पावर आर प्लस टेन। ये हमने बाहर निकाला। अंदर क्या बचा? सो अंदर बचा यहाँ पे वन वन वन। यहाँ पे ए आर की पावर आर बाहर निकाला तो इसको क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा ए आर की पावर फोर, ए आर की पावर एट, ए आर की पावर सिक्स बाहर निकाला तो यहाँ पे बचेगा फोर, ए आर की पावर फोर, ए आर की पावर टेन बाहर निकाला तो यहाँ बचेगा सिक्स, ए आर की पावर टेन। ठीक, सो ए आर की पावर आर निकाला था तो यहाँ पे बचा आठ। ठीक है, यहाँ पे आर प्लस सिक्स निकाला तो यहाँ वन बचा, सिक्स निकाला तो ए आर की पावर टेन, टेन माइनस सिक्स इज फोर, 14 माइनस सिक्स इज एट। हाँ ये गलत हो गया, ये यहाँ पे एट आएगा, राइट। बाकी 10 निकाला तो ए आर की पावर सिक्स, ए आर की पावर 10, राइट, करेक्ट। ठीक है, तो यहां तक हमने ये कॉमन लेके निकाल लिया। अब ये कॉमन कैसे लिया, इसमें भी अगर कंफ्यूजन है तो ये भी समझ लो कैसे लिया। सो जैसे था हमारे पास ए आर की पावर आर प्लस फोर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर आर इंटू आर की पावर फोर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। आर प्लस फोर लिख सकते हैं। अब इसमें से हम कॉमन क्या ले रहे हैं? इसमें से हम कॉमन ले लें ए आर की पावर आर को। सो अगर ए आर की पावर आर यहां से निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या? यहां से अगर ए आर की पावर आर निकाल दी जाए तो यहां पे बचेगा आर की पावर फोर। अच्छा हाँ, हमने ए भी तो निकाल दिया है तो यहाँ पे सिर्फ आर की पावर फोर बचेगा। इसका मतलब है यहाँ पे बचेगा कुछ इस प्रकार से, ये मैंने गलत लिखा है, ये बचेगा, एक मिनट, ये बचेगा और ये बचेगा, ये बचेगा यहाँ से आर 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 के टर्म्स में बचेगा क्योंकि ए भी तो कॉमन निकाल लिया तीनों में से, राइट। तो ये बचा हमारे पास। अब ए आर की पावर फोर लिया तो क्या बचा? सिर्फ आर की पावर फोर बचा, राइट। सिमिलरली सब में से निकाल लिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये वाली जो रो है और ये वाली जो रो है, ये दोनों रोज कैसी हैं? सेम टू सेम है, आइडेंटिकल है। नाउ इफ दीज रोज आर आइडेंटिकल, तो मैंने प्रॉपर्टी में बताया था इफ टू रोज आर आइडेंटिकल सेम टू सेम देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। सो यहाँ पे प्रॉपर्टी लग गई। सो प्रॉपर्टी आप सामने लिख भी दीजिएगा, सिंस टू रोज आर आइडेंटिकल देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो इसलिए इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई, दैट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। आर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगेन आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको पॉज करके लिख लीजिए क्योंकि ये आपके काम आने वाला है। क्या आने वाला है? काम आने वाला है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए भाई, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स a प्लस फाइव, a माइनस फोर, a माइनस टू, a प्लस थ्री एंड a डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ a। ये कोई भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे नहीं आते, a की कोई भी वैल्यू हो। अब ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं आते का मतलब है कि एक पॉइंट ऐसा हो सकता है, एक पॉइंट ऐसा हो सकता है, एक पॉइंट या तो लाइन के ऊपर होगा या लाइन के नीचे होगा। अब चाहे नीचे हो या ऊपर हो, किसी भी केस में यहाँ पे
एक ट्रायंगल बन रहा होगा, और अगर ट्रायंगल बन रहा है तो उसका एरिया भी होगा। अगर एक ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए तो हम वहां से दिखा सकते हैं दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो कभी भी अगर आपसे कह दे कि आपको ये 3 पॉइंट्स दिए हैं एंड शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर अगर ऐसा कुछ दे दे तो यहां पे समझ जाइएगा क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया तभी पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, राइट। अब यहां पे देखिए शो दैट दीज पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए। चलो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। अगर हमने मान लिया कि ये जो है ये तीनों वर्टिसेस हैं किसी गिवन ट्रायंगल की, अगर ये वर्टिसेस हैं तो ये हो गया a + 5 a - 4 1 a - 2 a + 3 1 a 1, राइट। सो इसकी अगर अपन वैल्यू निकालें और अगर ये वैल्यू 0 आ जाए तो हमको ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर है। अगर 0 नहीं आती है तो शो दैट द पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए। तो यहां से ये पता चल जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं आते, क्योंकि यहां पे ट्रायंगल जो बन रहा है उसका कुछ ना कुछ एरिया आ रहा है। अगर कुछ ना कुछ एरिया आ रहा है मतलब तीनों पॉइंट्स अलग अलग लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही ऑपरेशंस लगा दीजिए। तो ऑपरेशंस अगर लगाएं R1 में R1 - R3 एंड R2 में R2 - R3, सो ये हो जाएगा 1/2 R1 - R3, सो ये हो जाएगा 5 - 2a - 4 3a 0 0 1, राइट। अब इसको थर्ड कॉलम के अलोंग अगर एक्सपैंड करें सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस ही आ रहा है। ये जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है उसको हटा दें, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5 3 = 15 + 4 2 = 8 5 5 20 23 बटे 2, सो 23/2 आंसर आ रहा है एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। सो they do not lie on a straight line for any value of a। तो यहां पे this is independent of a, so we can say that these points do not lie on a straight line for any value of a। तो यहां पे आपका आखिरी में आप लिख दीजिएगा कि since it is not 0 and also independent of x and also independent of a, so जो ये स्टेटमेंट दी है, सो दे डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए। दिस इज द फाइनल आंसर। सो ये जो क्वेश्चंस हैं अगेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस है, जितने वैरायटी बन सकते हैं मैं सारे वैरायटी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन ना मिल जाए जिससे आपको ये लगे कि यार ये क्वेश्चन यश सर ने नहीं कराया। तो सारे क्वेश्चन अपन कराएगा, ठीक है। प्लीज नोट दिस डाउन एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ द डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल्स टू 0। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल। सो ट्राइंगल इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ इट्स 2 साइड्स आर इक्वल। 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब 2 साइड्स इक्वल कब होंगी? जब उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स तो इक्वल होती ही हैं, उनके जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। अब यहां पे साइड के लिए तो कुछ नहीं दिया है, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं इन फॉर्म ऑफ एंगल्स एबीसी। तो बेसिकली अगर हम यहां से किसी तरह से ये दिखा दें कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, या एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, या एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। तो इस क्वेश्चन में ऐसे ही करना। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में करके बताता हूं, आपको समझा देता हूं, सॉल्व आप खुद कीजिएगा, ठीक। तो कैसे करेंगे भाई? देखिए 3 1 आ रहे हैं, तो 3 1 आ रहे हैं, आप क्या कीजिए C1 में C1 माइनस C3 कीजिए, C2 में C2 माइनस C3 कीजिए। तो जब आप माइनस करेंगे तो 2 0 बन जाएंगे। जब 2 0 बन जाएंगे तो आपके पास एक ही एलिमेंट 1 बचेगा, यहां पे ये वाला एलिमेंट एज इट इज रहेगा, बाकी 2 0 हो गए। एक्सपैंड कीजिएगा तो एक्सपैंड करके कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास, cos A माइनस cos B इंटू cos B माइनस cos C इंटू cos C माइनस cos A एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा किसके बराबर? 0 के बराबर।
अब अगर ये 0 के बराबर है तो cos A cos B के बराबर है, यानी A B के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है यानी cos B cos C के बराबर है, यानी B C के बराबर है। और अगर ये 0 के बराबर है तो C A के बराबर है। बस यही आपको दिखाना है और इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन है, लेकिन आसान है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस 2 0 बनाओ और एक्सपैंड कर दो। सो प्रॉपर्टीज इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस काफी टेढ़े मेढ़े हैं, जो बढ़िया क्वेश्चंस हैं, जो कंपटीशन में तो आते ही आते हैं, इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। सो प्लीज डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ए इनवर्स इफ दिस 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 देन शो दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये भी देखते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए कह रहा है फाइंड ए इनवर्स, अगर ए दिया हुआ है, एंड शो दैट ए इनवर्स इज ए स्क्वायर माइनस 3i/2। अब देखो यहां पे मैं आपको एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं और इस शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल सकते हो किसी भी 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स, वो भी चुटकियों बजाते हुए सिर्फ 15 से 20 सेकंड में। यस, यू हर्ड इट राइट, 15 से 20 सेकंड में। अगर आप लेंदी प्रोसेस से जाएंगे जिसमें हम निकालते हैं ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, को फैक्टर निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 5-6 मिनट तो लगता ही लगता है मिनिमम। यहां मैं जो तरीका बताऊंगा वो बहुत शॉर्ट ट्रिक तरीका है। क्या तरीका है? तरीका ये कहता है कि आप एक बड़ी सी मैट्रिक्स बना लीजिए जिसमें आप सेंटर से शुरू कीजिए, दिल से शुरू कीजिए। किसी को भी अगर आपको अपने वश में करना है तो कहां से शुरू करना है? दिल से। तो दिल से, सेंटर से शुरू किया, 0 लिखा, फिर उसके बाद दिल से उतरना है नीचे, ठीक, तो दिल से चले गए नीचे यानी 1, और फिर नीचे से आना है, नीचे अगर आप एक बार पहुंच गए तो तुरंत नीचे के बाद सीधा दिमाग में ही हिट करेगा। सो ये आ गया 1 और फिर से वापस बैक टू हार्ट, ये हो गया 0, राइट। इस तरीके से एलिमेंट्स लिखे, फिर राइट साइड मूव किया थर्ड वाले कॉलम में, फिर से दिल पे अटैक किया, फिर नीचे गए, फिर दिमाग पे अटैक किया और फिर से दिल पे आ गए। सेम लेफ्ट साइड पे करेंगे, सेंटर एलिमेंट 1 पे गए, नीचे गए 1 पे आए, दिमाग पे गए 0 पे आए और फिर से दिल पे अटैक किया 1 पे आए, राइट। तो इस तरीके से आपने एक मैट्रिक्स बना ली विच इज अ 4x4 मैट्रिक्स, ठीक। अब इस 4x4 मैट्रिक्स से हम इजीली एडजॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं यहां से एडजॉइंट ऑफ ए? सो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है। देखिए अब हम यहां पे क्या करेंगे। सो ये जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें, 0 -1, तो किसके बराबर आ गया? ये आ गया -1 के बराबर। फिर नेक्स्ट करने के लिए इन दोनों को ले लिया, सो 1 - 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट को निकालने के लिए इसको ले लिया, 0 के बराबर आया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया? नेक्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए, अच्छा यहाँ पे अभी हमने 4x4 की मैट्रिक्स नहीं बनाई है, 3x4 की बनी है। 4x4 की बनाने के लिए इसको ऊपर वाला जो है उसको नीचे फिर से रिपीट कर देते हैं, इसको दोबारा से रिपीट कर दिया, ठीक। अब नेक्स्ट बनाने के लिए इन दोनों एलिमेंट्स को ले लें, सो 1 - 0 1, फिर इसको किया 0 - 1 दैट इज -1, फिर इसको किया 1, फिर इन दोनों को किया 1, फिर इन दोनों को किया 1, फिर इन दोनों को किया -1। इस तरीके से विद इन सेकेंड्स हमने निकाल लिया, क्या हमने निकाल लिया? एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये शॉर्ट ट्रिक लगा के आप कंपटीशन में भी सॉल्व कर सकते हो और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, कोई टेंशन नहीं है। आप ये करके चेक कर सकते हो कि जो आपने कोफैक्टर्स निकाले हैं, एडजॉइंट निकाला है, वो सही आया है कि नहीं आया है। विद इन सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक। अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। क्या करना है? इसकी जो फर्स्ट रो है इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए। सो 0 × -1 0, 1 × 1 1, 1 × 1 1, कितना आ गया? 2, यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई 2, यानी ए इनवर्स कितना आ गया यहां से? 1/2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो यार दैट इज -1 1 1, 1 - 1 1, 0 1 -1, ये आ गया ए इनवर्स के बराबर। ये मैंने समझाया तब शायद 2 मिनट लगे होंगे या 1 मिनट लगा होगा, आप करेंगे ये सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। सो अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में ट्रिक जरूर लिखिएगा और इसका टाइम स्टैम्प बताइएगा ताकि लोगों को भी पता चले और हमको भी पता चले कि आपने ये ट्रिक देखी या मिस हो गई, ठीक। ये देख लीजिए, अब यहां से हमने ए इनवर्स निकाल लिया, एलएचएस निकाल लिया, अब आरएचएस भी निकाल सकते हैं। क्या ये इसी के बराबर आ रहा है? तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा? ए स्क्वायर निकालने के लिए ए को ए से मल्टीप्लाई कराना होगा। सो ए को ए से मल्टीप्लाई करा देते हैं भाई। सो क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, सो ये आ जाएगा 0 1 + 1 दैट इज 2, ठीक। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम,
सो ये हो जाएगा 0 0 1। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम 0 1 0, सो यहाँ से भी आ गया 1। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, सो 0 0 1। सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम 1 0 1, 1 + 1 2। तो ये बेसिकली इस तरीके से कुछ आ रहा है। ये हमने यहाँ पे पैटर्न देख के अपने आप लिख लिया, आप भी देख लीजिएगा, यही आ रहा होगा शायद। ठीक है, ये हो गया क्या, ये हो गया आपका ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस 3i करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 3i तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3i का मतलब हो गया -3i किसके बराबर होगा, सो ये बराबर होगा -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3। सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3i, ये हो जाएगा 2 - 3 दैट इज -1 1 1 0 -1 0 0 0 -1। ठीक है, सो ए स्क्वायर माइनस 3 आ गया, अपॉन 2 कर ले इसको, सो ए स्क्वायर माइनस 3i अपॉन 2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू -1 1 1 0, सॉरी ये 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा, सो 1 - 1 1 1 1 -1। ठीक, तो देखिए ये दोनों आपस में एग्जैक्टली इक्वल आ रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं है, सेम टू सेम वैल्यूज यहां से आ रही हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये आंसर आ गया करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी है, बहुत आसान है, और शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको यहां पे समझा दी। ठीक, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन वील बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर ए मैट्रिक्स दी है तो ए इनवर्स निकालो, फिर यूजिंग ए इनवर्स इन इक्वेशंस को सॉल्व करो। अब देखो यहां पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, बोर्ड में आप शॉर्ट ट्रिक नहीं अप्लाई कर सकते, दिस इज फॉर श्योर। आपको पहले कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालना है, उसको डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करना है, ये सारी चीजें आपको पता है। मैं शॉर्ट ट्रिक से जल्दी से करके बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लें, सबसे पहले हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लें। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए दिल से स्टार्ट करना है, सो -1 नीचे जाना है, -1 ऊपर आना है, फिर वापस दिल पे आना है, सबसे नीचे भी यही लिख लेना है, बीच में फिर नेक्स्ट पे जाना है -2 1 0 -2, फिर राइट लेफ्ट साइड जाना है -2 0 1 -2, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से डायरेक्ट निकाला। सो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -1 -2 -1 -2 कितना हो गया, -3, इसको सॉल्व करेंगे तो -2, इसको सॉल्व करेंगे -4, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे सो +2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे सो -2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे सो 1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1 + 4, -1 + 4, 4 - 1 is 3, सो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सो यहाँ से क्या आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, राइट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। -3 -2 -4 2 1 2 एंड 2 1 3 बिल्कुल सही आ रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट आ रहा है यहाँ से शॉर्ट ट्रिक से। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, सो डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 + 4 4 - 3 + 0 4 - 3 1 के बराबर, डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू आ गई 1 के बराबर, यानी ए इनवर्स क्या आ गया, यही आपका ए इनवर्स भी आ गया। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट आंसर। सो कह रहा था फाइंड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स आ गया किसके बराबर, -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3, ये आ गया आपका ए इनवर्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। ठीक, अब कह रहा है सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेशंस and find the value of xyz. Now these types of questions will पक्का come to your paper, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, ये पक्का एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जितनी भी इक्वेशंस दी हैं इन सारी इक्वेशंस को अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख ले तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा 1 - 2 0, देन 2 - 1 -1, देन 0 -2 एंड 1। सो जो x y z के कोफिशिएंट्स हैं वो हमने एक साथ लिख लिए,
इसके बाजू में लिखा है एक्स वाई जेड, और राइट साइड पे जो भी एक राइट साइड वाले कॉन्स्टेंट्स थे 10, 8, 7, इनको इस तरीके से लिख लिया, राइट। अब लेट्स से अगर ये इक्वेशन ए है, ये x है, ये b है, हमको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा a इनवर्स इंटू बी, मतलब a का इनवर्स निकालें और उसको b से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखिए तो यहां लिखा है यूजिंग a इनवर्स। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ओवर हियर। यूजिंग ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स जो हमने निकाला है उसी का यूज करना है, अब इसका दोबारा से इनवर्स नहीं निकालना है। अगर आपने दोबारा से इसका इनवर्स निकाल दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे, 6 नंबर 0 हो जाएंगे, ठीक। अब इसका इनवर्स निकालना है। देखो ये जो ए है 1 2 0 -2 -1 -2 0 -2 1, राइट। ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन आ रही है 1 -2 0, ओके। अब देखो इसमें और इसमें कुछ आपको कॉमन चीज दिखाई दे रही है, ये दोनों इक्वल तो नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक। लेकिन इसमें और इसमें एक चीज आपको दिखाई दे रही है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्या कि ये जो मैट्रिक्स है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ए का ट्रांसपोज है। अगर आप ए का ट्रांसपोज कर दो तो 1 2 0 यहां आ गया, -2 -1 -2 यहां आ गया, 0 -1 -1 +1 यहां आ गया, ठीक। सो इसका कहने का मतलब है ये क्या है, ये जो ए मैट्रिक्स थी जिसका भी हमने इनवर्स निकाला ये उसका ट्रांसपोज है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कल की क्लास में, क्या कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लिखवाई भी थी आपको, यही प्रॉपर्टी यहां पे काम आ जाएगी। तो जो हमने ए इनवर्स निकाला है इसी का ट्रांसपोज कर दे तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स आ जाएगा। सो इसका अगर ट्रांसपोज करें तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका इनवर्स। लेट्स से इसको अगर अपन b बोल देते हैं तो b का इनवर्स किसके बराबर आ गया। सो लेट्स से इसको b बोल दिया, इसको c बोल दिया, c बोल नहीं दिया मतलब वो वाला c नहीं, समझना वो वाला c नहीं है, c बोल दिया, ठीक। सो ये हो जाएगा बेसिकली किसके बराबर, ये बराबर हो जाएगा b इनवर्स इंटू c। सो b इनवर्स किसके बराबर आ गया, इसका ट्रांसपोज। तो अगर इसके इनवर्स का ट्रांसपोज करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनवर्स आया था हमारा ये, इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3। सो ये आ गया b इनवर्स। अब अगर आपको x y z की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, b इनवर्स को c से मल्टीप्लाई कर दें। सो b इनवर्स को अगर c से मल्टीप्लाई कर दें 10 8 7 से तो क्या आ जाएगा। सो भाई इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1। सो 3 क्रॉस 1 में जो ऑर्डर होगा फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -30 +16 +14, ठीक। फिर -20 +8 +7, देन -40 +16 +21 एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 16 और 14 कितना हो जाएगा, 30, 30 में से 30 गए 0 आ गया। सो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 0, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और 7, 8 7 15 -20 तो ये हो गया -5। फिर 16 और 21 ये हो गया 7, ये हो गया 37 तो ये हो गया -3। सो आंसर आ गया 0 -5 -3। सो अगर हमसे पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z तो यहां से x y z की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5, z की वैल्यू -3। सो दीज आर द 3 वैल्यूज जो हमने यहां से निकाल लिया। सॉरी। नाउ इस क्वेश्चन को जब बोर्ड के हिसाब से करेंगे तो कोफैक्टर निकालेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तब निकालेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से आप अपना आंसर तुरंत के तुरंत चेक कर सकते हो। सो बोर्ड में क्या करना है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद जब रिवीजन का टाइम मिले, एक्स्ट्रा टाइम मिले, उस समय खाली बैठे होने पे लास्ट में इसको इस तरीके से चेक कर लेना सही है कि नहीं, तो 6 नंबर पक्का हो जाएंगे फॉर गारंटी, फॉर गारंटी, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन उसी तरीके से है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया है, मैट्रिक्स बनाना है, इनवर्स निकालना है, मतलब एडजॉइंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, इनवर्स निकालना है, फिर इनवर्स को c से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड मिल जाएगी। तो सेम वही क्वेश्चन है,
प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हाँ जितने क्वेश्चंस मैंने दिए सब बढ़िया क्वेश्चंस हैं, सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको नहीं करा रहा। मैं इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी करा चुका हूँ अपने डिटर्मिनेंट्स के वन शॉट वाले वीडियो में, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। फिर से ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, फिर से वैसे ही करना है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर नहीं है देन दिस इज इक्वल्स टू जीरो, प्रूव दैट a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CBSE बोर्ड, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोई और बोर्ड, क्योंकि बाकी बोर्ड्स में प्रूव दैट के 6 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट से एक ही क्वेश्चन आएगा एंड दैट विल बी वर्ड प्रॉब्लम वाले टाइप का क्वेश्चन, तो उसको आपको अच्छे से करना है। ये लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन इतना लंबा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, लेकिन अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन उसी तरीके का क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपैंड कीजिए निकालिए आंसर आएगा। लेंदी है, एक्सपैंड कीजिए निकालिए आंसर आएगा। कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो अभी तक हमने नहीं किया। ये वर्टिसेस वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दिस, तो इसको ट्राइंगल के फॉर्म में बनाइए। हाफ डिटर्मिनेंट 1 1 1 इज इक्वल्स टू 9, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, के की। तो ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। ये भी डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी रियल रूट्स का मतलब है x की वैल्यूज कितनी आ रही हैं, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, कितनी x की वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पे भी निकल के आपको पता चल जाएगा x माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में है, यानी माइनस 45 से 45 के बीच में है, ठीक है। सो यहाँ से ये भी पता चल जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे माइनस 45 से 45 के बीच में कोई भी वैल्यू x की रख के देख लो, यहाँ पे लेट्स से 30 रख दिया, ठीक। सो 30 रख के देख लो या 0 रख के देख लो इसकी कितनी वैल्यूज आ रही हैं, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ MCQ को सॉल्व करने की, राइट। अब यहाँ पे भी यही है, ABC आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल देन द डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल्स टू, अगर ABC एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या है, एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स का मतलब है कि इन एंगल्स का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। सो a प्लस बी प्लस सी 180 के बराबर है। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज करोगे और ये सॉल्व कर लोगे। ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ, ये यूज करोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। ये लिमिट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे बोर्ड के हिसाब से। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, अब मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको करके दिखाता हूँ मैं आपको ये कैसे निकालेंगे। सो इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करें, C1 में ऑपरेशन लगाया, C1 माइनस, या इतना करने की जरूरत नहीं, हाँ C1 माइनस C2 कर लें, C1 माइनस C3 कर दें, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा कॉस थीटा 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 1, ये आ गया। फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं इसको। सो ये फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड हो गया, कॉस थीटा आ गया, यहाँ से आ गया 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। सो 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये किसके बराबर आ गया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू निकालना इजी होता अगर हमको ये टोटल साइन में दिया होता या टोटल कॉस्ट में दिया होता, कोई टेंशन नहीं, हम इसको टोटल साइन टोटल कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें। 2 से मल्टीप्लाई करने में फ़ायदा क्या हो गया, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, -1/2 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। अब आपको पता है साइन के अंदर एंगल कोई भी आएगा जो इसकी रेंज है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, राइट। तो यहाँ पे -1/2 साइन 2 थीटा है, तो हम -1/2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दें। सो ये हो जाएगा 1/2 -1/2 साइन 2 थीटा, राइट, और ये हो जाएगा -1/2। अब एक चीज यहां पे समझिएगा, क्या समझना है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी भी चीज को, तो जो ये साइन है ना इनइक्वालिटी के, ये रिवर्स हो जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, ये साइन रिवर्स कर देने हैं। यहाँ पे यही गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, एज अ रिजल्ट गलत आंसर आता है। सो साइन अगर रिवर्स कर देंगे तो जो लेस देन का है वो ग्रेटर देन का हो जाएगा, जो ये वाला है वो इधर मुड़ जाएगा, ठीक। यानी -1/2 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, प्लस का 1/2। सो यहां पे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 1/2 आंसर आएगा। उल्टा मत कर दीजिएगा, यहां पे साइन को जरूर देखिएगा वरना आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ये बढ़िया MCQ था इसलिए सॉल्व कराया। आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। सो इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगर ये इसके बराबर है देन एफ ऑफ ए जीरो के बराबर है या एफ ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या करो, एक बार एक्स की जगह ए रख के देखो, एक बार एक्स की जगह बी रख के देखो, एक बार एक्स की जगह जीरो रख के देखो, एक बार एक्स की जगह वन रख के देखो, इनमें से किसी ना किसी पे जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो जीरो हो जाएगी। सो वही आपका आंसर है। तो यहाँ पे हिट एंड ट्राई मेथड करना पड़ेगा, इनमें से कुछ भी रख के देखना पड़ेगा, एक्स की जगह वैल्यू रखो और आंसर निकालो। ठीक है, कह रहा है अगर ए इसके बराबर है एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही है। अब देखो ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब मैट्रिक्स कैसी हो, सिंगुलर हो। सो मैट्रिक्स सिंगुलर हो तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सिंगुलर का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए और उसको नॉट इक्वल टू जीरो रखिए, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू किसी पर्टिकुलर चीज के बराबर आएगा। सो यहां से आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -8/5 या कुछ इस तरीके से आएगा। इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज आंसर है। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप सॉल्व करना, ऐसे ही आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अगर एक्स वाई जेड सारे डिफरेंट हैं फ्रॉम जीरो एंड दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स प्लस जेड इनवर्स, मतलब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू निकालनी है, किसके बराबर आएगी। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं भाई, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, ओपन अप कर लेते हैं। तो अगर सब्सट्रैक्शन कर लें यहाँ से, सो लेट्स से हमने लगाया C1 में C1 माइनस C3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा x 0 माइनस जेड, ये हो जाएगा 1 1 प्लस वाई 1 1 1 1 प्लस जेड। ठीक, अब इसको जब अपन एक्सपैंड कर ले फर्स्ट कॉलम के अलोंग, तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करने पे क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास। ठीक, अब जब ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास तो देखिए एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल आउट हो गया, इसको राइट साइड ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 1 है, राइट साइड जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स जेड से एक्स जेड काटा तो ये बचा 1/y प्लस एक्स वाई से एक्स वाई कटा, यहाँ पे बचा 1/z प्लस वाई जेड से वाई जेड कटा, यहाँ पे बचा 1/x और ये उधर गया तो किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर आ गया। तो यहां से कह रहा था कि x इनवर्स प्लस वाई इनवर्स प्लस z इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर है, तो यहां से किसके बराबर आ रही है, -1 के बराबर आ रही है। सो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को किया जाएगा। बढ़िया एमसीक्यू है, ये सारे एमसीक्यूज जो मैं करा रहा हूं काफी अच्छे हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन एमसीक्यूज को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से करिएगा। चलिए पॉज कर लीजिए एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चंस देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, एक्सपैंड करना है फिर से वैसे ही जैसे मैंने क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस कराए हैं, ये खुद कर लीजिएगा। यहां पे कह रहा है देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ ए व्हिच मेक्स दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 86, देन द सम ऑफ दीज नंबर्स इज। सो बेसिकली इसको जब आप खोलेंगे 86 से इक्वेट करेंगे तो शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ए की 2 वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज ही आएंगी, राइट 2 वैल्यूज आएंगी, उन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दीजिएगा, सम जो भी आ रहा है वो आंसर आएगा। तो इस तरीके से इसको करना है, ये भी आप आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ 3a किसके बराबर है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a किसके बराबर हो जाएगा, तो जब भी हम डिटर्मिनेंट में किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो एलिमेंट किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होता है। वेयर एज जब हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराते हैं किसी स्केलर से तो वो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट 3 किसके बराबर आ जाएगा, सो ये आ जाएगा 3 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर कितनी दी है 3, सो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट a, सो ये आ जाएगा 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट a। सो अगर a एक मैट्रिक्स है 3/3 की तो डिटर्मिनेंट 3a की वैल्यू आ जाएगी 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट a। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A is invertible matrix of order 3/3 then determinant of A inverse किसके बराबर होता है भाई, determinant of A inverse बराबर होता है 1 upon determinant of A, इसी के बराबर होता है, राइट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। एक्स वाई जेड अगर बिलोंग कर रहा है आर को, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, फिर से 2 0 बना लीजिए, इसको एक्सपैंड कीजिएगा, एक्सपैंड करके ये 0 के बराबर आ जाएगा। सिंपल, इजी, आसान हो जाएगा, करके देखिएगा।
ना हो तो कमेंट करके बताइएगा, फिर उसका वीडियो मैं अलग से आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। कॉस थीटा अगर 0 के बराबर है तो इसकी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? अब देखो कॉस 2 थीटा अगर 0 के बराबर है तो कॉस की वैल्यू 0 किस पे होती है? कॉस की वैल्यू 0 होती है 90 डिग्री पे, यानी पाई बाई 2 पे। कंपेयर करें तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, सो थीटा कितना आ गया? पाई बाई 4। अब यहां पे जहां जहां थीटा है वहां वहां क्या लिख दो? सिर्फ पाई बाई 4 से उसको चेंज कर दो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो और उसका स्क्वायर कर दो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक, इस आंसर को नीचे कमेंट करके बताइएगा विद टाइम स्टैम्प, तो आंसर दीजिएगा, नीचे टाइम स्टैम्प डालिएगा, आंसर लिखिएगा और बताइएगा क्या आंसर है। अगर करेक्ट आंसर हुआ तो मैं हार्ट दूंगा, हार्ट से बाकियों को भी समझ में आ जाएगा कि आंसर, सही आंसर क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अगर ए 3/3 की मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर का इनवर्स किसके बराबर होगा? सो ये इनवर्स ऑफ ए इनवर्स के स्क्वायर के बराबर होगा। सो ये सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दे रहे हैं और कोई बात नहीं है। अगर ए 3/3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है देन द नंबर ऑफ माइनर्स इन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ माइनर्स कितने होंगे भाई? हर एलिमेंट का एक माइनर होता है। 3/3 की मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे तो कितने माइनर्स हो जाएंगे? 9 माइनर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद कोफैक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू, सो अगर a11 इंटू c11 प्लस a12 इंटू c12 प्लस a13 इंटू c13 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a के बराबर होता है। ये मैंने कल आपको, मतलब जो लास्ट क्लास थी डिटर्मिनेंट्स की, उसकी प्रॉपर्टीज में ये बताया था। ये किसके बराबर हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स a। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर x इज इक्वल टू -9 इसका रूट है देन दी अदर रूट्स आर, तो x की जगह -9 अगर इसका रूट है तो क्या करो? इसको एक्सपैंड कर दो, पहले एक्सपैंड कर दो, जो भी आंसर आएगा। अब यहां पे अदर 2 रूट्स का मतलब है टोटल 3 रूट्स आ रहे हैं, तो यहां से क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। जब क्यूबिक इक्वेशन बन जाए तो x की जगह क्या करना? 9 पुट करोगे, तो x की जगह जब 9 पुट करोगे, -9 सॉरी पुट करोगे, तो बाकी के 2 फैक्टर्स के फॉर्म में आपको आंसर मिल जाएगा। x इज इक्वल टू -9 डालोगे तो कोई टर्म आ जाएगा, फिर उस टर्म को देख लेना कि उसके और कौन कौन से 2 फैक्टर्स हो रहे हैं, बस वही 2 फैक्टर्स इसके भी आ जाएंगे, सिंपल इजी आराम से। ठीक, अगर ये 0 के बराबर है, अगर ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो अगेन इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एफ एक्स अगर इसके बराबर है तो a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, देन a की वैल्यू किसके बराबर होगी? a की वैल्यू किसके बराबर होगी? अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कंपटीशन और कंपटीशन में ही आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड के लेवल में नहीं आएंगे। नाउ सिंस आई एम मेकिंग दिस वीडियो एज पर द बोर्ड्स, तो इसलिए इसको भी हम छोड़ देते हैं कंपटीशन वाले क्वेश्चंस को। अगर आप बताओगे या जब हम कंपटीशन वाले क्वेश्चंस करेंगे अलग से, जेई के क्वेश्चंस या WB जेई के क्वेश्चंस, तो हम इनको देखेंगे। अभी ये क्वेश्चन करने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, a क्यूब का इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स का क्यूब वेयर a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, करना क्या है इसमें? ओके, अच्छा शायद इसमें बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ये कैसा है? सो ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, सही बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a इनवर्स वेयर a इज एनी रियल नंबर एंड a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी ट्रू है भाई, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी ट्रू है। ठीक, तो ये ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस हैं जो आगे आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, क्या करना है। ट्रू एंड फॉल्स ही हैं, हाँ भाई बिल्कुल ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, सो ट्रू एंड फॉल्स वाले ही क्वेश्चंस को हमको करना है। ठीक, कह रहा है a और a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a इंटू a इनवर्स। अब देखिए a इंटू a इनवर्स अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/a इंटू a इनवर्स, क्योंकि ये आएगा बेसिकली क्या? ये आएगा बेसिकली a इनवर्स इंटू a इनवर्स, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा भाई, a इनवर्स इंटू a इनवर्स, ये आ गया यहाँ से। सो ये हो गया a इनवर्स इंटू 1/a एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/a इंटू a इनवर्स। क्या ये बराबर हो सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में काम नहीं करती, तो इसलिए यहाँ पे हम ज़रूरी नहीं कह सकते। सो इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। दिस विल नॉट बी ट्रू, दिस विल बी फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बस एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान लगाने वाली बात है, समझिएगा।
यहां पे दिया है ए इज एनी रियल नंबर, ए कैसा है, रियल नंबर, तो रियल नंबर में भाई जीरो भी आता है। अगर यहाँ पे एक ही जगह जीरो रख लो तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये ट्रू है, आंसर है नहीं, इसीलिए हमने इसको फॉल्स लगाया है। अगर यही क्वेश्चन में दिया होता वेयर ए इज एनी नॉन जीरो नंबर, तो उस केस में ये स्टेटमेंट हो जाती ट्रू। अब क्योंकि नॉन जीरो नंबर के लिए ये ट्रू है, लेकिन जैसे ही अगर ए इज एनी रियल नंबर उसमें अगर जीरो आ गया तो समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, इसलिए ये स्टेटमेंट उस केस में क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। वरना नॉन जीरो के लिए ट्रू है, अगर वैसे देखो फॉर रियल नंबर्स तो फॉल्स है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कैची क्वेश्चन है। यहां पे अगर आपके दिमाग में ये स्ट्राइक कर गया उस समय तो आप सही बताओगे, वरना गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं। आई होप आपको इससे बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, आप ये प्रैक्टिस कर लोगे और आपका डिटर्मिनेंट्स इसके बाद हो गया है बेहतरीन तरीके से समाप्त, खत्म। नीचे कमेंट करके बताइएगा आप इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करें और कौन सा चैप्टर किस तरीके से लगाएं। क्या ये सीरीज आपको पसंद आई कि नहीं आई, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर पसंद आई तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं पसंद आई, आपका अच्छे से सपोर्ट नहीं मिला या लाइक्स नहीं मिले या कमेंट्स नहीं आए, तो फिर भाई इसका मतलब है कुछ और करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज़ कैसी लग रही है, इज इट वर्थ स्पेंडिंग दिस टाइम और नॉट, प्लीज़ बताइएगा। बाकी अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पे बने रहें। दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।